नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस समाचार बुलेटिन में। मैं हूं निखिल सिंह। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार से 3 देशों की यात्रा पर साइप्रस, कनाडा और क्रोएशिया का करेंगे दौरा। कनाडा में G7 शिखर सम्मेलन में भी लेंगे हिस्सा। अहमदाबाद में विमान हादसे पर नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने दी जानकारी। कहा, हादसे की जांच के लिए कमेटी गठित, ब्लैक बॉक्स से मिलेंगे हादसे के सुराग। अस्पताल में मृतकों की DNA सैंपलिंग जारी। नक्सल मुक्त भारत अभियान को मिला और बल। मध्य प्रदेश के बालाघाट में सुरक्षा बलों ने 4 नक्सलियों को किया ढेर। विस्फोटक और हथियार बरामद। इजराइल के साथ तनातनी के बीच ईरान ने अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस को दी चेतावनी। कहा, इजराइल की मदद करने पर भुगतने होंगे गंभीर परिणाम। इजरायली रक्षा मंत्री कैट्स ने ईरान को भारी कीमत चुकाने की दी धमकी। और दक्षिण अफ्रीका बना वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन। 27 साल बाद आईसीसी ट्रॉफी की अपने नाम। फाइनल में गत विजेता ऑस्ट्रेलिया को दी मात। गेम चेंजर बनी मार्करम की शतकीय पारी। तो खबरों की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश दौरे से करेंगे। पीएम मोदी रविवार को 3 देशों के दौरे पर रवाना होंगे। यात्रा के पहले चरण में पीएम साइप्रस गणराज्य जाएंगे। 2 दशकों से भी अधिक समय में यह किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली साइप्रस यात्रा होगी। पीएम वहां के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइड्स के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। पीएम व्यापारिक नेताओं को संबोधित भी करेंगे। इसके साथ ही वहां से पीएम सोमवार को कनाडा जाएंगे और G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। पीएम की इस सम्मेलन में यह लगातार 6ठी भागीदारी होगी। पीएम G7 देशों सहित आमंत्रित देशों के नेताओं और वैश्विक संगठनों के शीर्ष अधिकारियों के साथ विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करेंगे। वहां पीएम की कई द्विपक्षीय बैठकें होंगी। पीएम यात्रा के तीसरे चरण में 18 जून को क्रोएशिया गणराज्य पहुंचेंगे। किसी भारतीय प्रधानमंत्री का वहां का यह पहला आधिकारिक दौरा होगा। पीएम अपने समकक्ष आंद्रेज प्लेनकोविक के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। 3 देशों की यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार से साइप्रस गणराज्य का दौरा करेंगे। पीएम राजधानी निकोसिया में राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइड्स से द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। 2 दिवसीय यात्रा में पीएम अन्य शीर्ष हस्तियों से मुलाकात और लिमासोल में व्यापारिक नेताओं को संबोधित भी करेंगे। 2 दशक से अधिक समय में किसी भारतीय प्रधानमंत्री के इस पहले साइप्रस दौरे को लेकर वहां बहुत उत्साह है। I think it's very important that the relations of these 2 countries will be addressed, and also I have no doubt in my mind that there will be a further strengthening of these relations in various aspects, including economy, science, cultural exchange. भारत साइप्रस के बीच ऐतिहासिक रूप से मजबूत रिश्ते रहे हैं। भारत साइप्रस के आजादी के संघर्ष का समर्थक रहा। 1960 में साइप्रस की आजादी के बाद ये संबंध और मजबूत हुए। 1962 से दोनों देशों के बीच मजबूत राजनयिक रिश्ते चले आ रहे हैं। 1974 में तुर्की ने हमला कर साइप्रस के एक हिस्से को कब्जे में ले लिया। भारत इस समस्या को अंतर्राष्ट्रीय नियम कानूनों के अनुसार हल करने का समर्थक रहा है। साइप्रस की राजधानी निकोसिया एकमात्र राजधानी है जो 2 हिस्सों में बटी हुई है। 50 साल पहले यहाँ पर तुर्की ने कब्जा कर लिया था। उसके बाद यह हिस्सा तुर्की के अधीन बना हुआ है। साइप्रस इस हिस्से को पाने के लिए दुनिया भर में बातचीत करते रहता है, लेकिन अभी तक साइप्रस को कोई सफलता नहीं मिली है और इस हिस्से को सिर्फ और सिर्फ तुर्की मान्यता देता है। दुनिया का कोई भी देश इस हिस्से को मान्यता नहीं देता। साइप्रस वैश्विक मंच पर भारत का मजबूत मित्र रहा है। यूएन सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का साइप्रस ने हमेशा समर्थन किया। आतंक के खिलाफ भारत की लड़ाई में भी उसने लगातार समर्थन जताया है।
वहीं व्यापारिक क्षेत्र में भी भारत साइप्रस सहयोग लगातार मजबूत होता आया है। रक्षा और सैन्य सहयोग समझौते ने द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूती दी है। 2026 में साइप्रस यूरोपियन काउंसिल की अध्यक्षता संभालेगा। वहीं बदलते भू राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में पीएम मोदी की साइप्रस यात्रा से आतंकवाद, हरित विकास और व्यापार जैसे क्षेत्रों में दोनों देशों के समान विचारों को और मजबूती मिलेगी। मेरे सहयोगी विमलेंदु पांडे और कैमरामैन सेंथिल और योगेश के साथ मैं चंद्रशेखर जोशी, डीडी न्यूज, साइप्रस। और मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में सुरक्षा बलों ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस और हॉक फोर्स ने 4 नक्सलियों को मार गिराने का दावा किया है। मारे गए नक्सलियों में 3 महिलाएं और 1 पुरुष शामिल है। नक्सलियों के कब्जे से ग्रेनेड लॉन्चर, SLR राइफल्स और दूसरे अत्याधुनिक हथियार बरामद किए गए हैं। इलाके में सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बालाघाट नक्सली मुठभेड़ पर कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश मार्च 2026 तक नक्सलवाद को समाप्त करने के हमारे संकल्प की दिशा में लगातार काम कर रहा है। बालाघाट में आज मुठभेड़ में 4 नक्सलियों को मार गिराया गया है। उनके पास से कई हथियार और गोला बारूद बरामद किए गए हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इलाके में सर्च अभियान अभी भी जारी है, जिसमें बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारी और जवान लगे हुए हैं। मुख्यमंत्री ने अदम्य साहसी जवानों और प्रदेश के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को इस सफलता के लिए बधाई दी है। श्रीमान नरेंद्र मोदी और माननीय गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह जी के मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश पुलिस लगातार हमारे संकल्प के साथ कि हर हालत में 2026 तक हम आतंकवादी गतिविधियों के समान नक्सलवादी गतिविधियां जिस प्रकार से चल रही है इनको समाप्त करेंगे। और ख़ास करके नक्सलवादियों के खिलाफ बालाघाट एकमात्र जिला था जिसमें आज भी हमने मुठभेड़ में 4 नक्सलवादी गिरा के मारे हैं, जिसमें 3 महिलाएं हैं, 1 पुरुष है और कई प्रकार का अस्त्र शस्त्र उनसे मिले हैं, जिसमें 315 के राइफल है, रॉकेट लॉन्चर है, कई प्रकार के ऐसे घातक हथियार भी है जिनसे भावी संभावना बड़ी दुर्घटना की थी। मैं उम्मीद करूंगा पुलिस की सतर्कता के साथ जिस ढंग से पूरा मूवमेंट और ऑपरेशन किया है, मेरी अपनी ओर से बधाई। और अहमदाबाद में 12 जून को हुए भयावह विमान हादसे पर नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विस्तृत जानकारी दी। उड्डयन मंत्रालय के सचिव समर कुमार सिन्हा ने बताया कि फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर यानी ब्लैक बॉक्स मिल गया है, जिसकी जांच जारी है। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के अनुसार हमारा जो एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो है ने उसी दिन विमान दुर्घटनाओं और घटनाओं की जांच नियम 2017 के तहत के अनुसार जांच शुरू कर दिया गया है। और यह एक मल्टीडिसिप्लिनरी टीम है और पूरा घटना स्थल को सुरक्षित कर लिया गया है। हमारा फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, जिसको ब्लैक बॉक्स के नाम से भी जाना जाता है, वो मिल गया है। इन्वेस्टिगेशन पूरी तरीके से स्मूथली चल रहा है। जहां तक AIB दुर्घटना के कारणों और तकनीकी पहलुओं पर जांच करेगा, एक और हाई लेवल कमेटी का गठन किया गया है, जिसके बारे में सोशल मीडिया में भी हम लोगों ने इस तथ्य को साझा किया है। और नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने हादसे में जान गंवाने वालों के प्रति संवेदना व्यक्त की। राम मोहन नायडू ने बताया कि इस घटना को बेहद गंभीरता से लिया जा रहा है। AAIB ब्लैक बॉक्स का विश्लेषण कर रही है, जिसकी रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। The accident that has happened near Ahmedabad airport shook the entire nation. And my deepest condolences to all the families who have lost their loved ones in the incident. And one important update from the technical investigation which is happening through the AIB is the recovery of the black box yesterday around 5 p.m. from the site. The AIB team believes that this decoding of the black box is going to give a in-depth insight into what would have actually happened during the process of the crash or moments before the crash itself. So we are also eagerly waiting for what the results or the report is going to be once the AIB goes through its full investigation.
और गुजरात के गांधीनगर में फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के निदेशक HP संघवी ने बताया कि विमान दुर्घटना के मृतकों के शव उनके परिजनों को सौंपने के लिए प्रक्रिया चल रही है। उन्होंने बताया कि DNA के जरिए पहचान कर परिजनों से मिलान करने की प्रक्रिया जटिल है, जिसमें एक टेस्ट को पूरा होने में 36 से लेकर 48 घंटे तक का समय लग जाता है। उन्होंने बताया कि गुजरात फॉरेंसिक लैब के 36 विशेषज्ञों की पूरी टीम इस काम के लिए तैनात की गई है। ये परीक्षण जो हो रहा है उसमें 36 से 48 घंटे की संभावना मतलब समय लगता है और उसकी वजह से एक सैंपल में आपको ज़्यादा मतलब टाइम लगता है, लेकिन अभी वो बैच वाइज चल रहा है। अभी जो हमें इन्फॉर्मेशन मिल रही है उस हिसाब से उनको पार्थिव देह को देने की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। जिसे आप जानते हैं कि ये जब एक्सीडेंट हुआ तो उसमें बहुत बड़ी एक आपने फ्लेम भी देखी होगी, उस फ्लेम का टेम्परेचर खूब ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से शरीर के विभिन्न भागों में रहा हुआ जो DNA है वो खूब मतलब डैमेज हो सकता है। इसी वजह से उसमें परीक्षण में खूब जटिलता रहती है और उसमें समय भी लगता है। और अहमदाबाद एयर इंडिया विमान हादसे के बाद सभी बोइंग 787 विमानों की तत्काल जांच शुरू कर दी गई है। एयर इंडिया भारतीय विमानन नियामक DGCA ने सोशल मीडिया के जरिए इस बात की जानकारी देते हुए कहा कि अहमदाबाद विमान हादसे में सुरक्षा जांच पूरी करने की प्रक्रिया में है। ये जांच बोइंग 787 बेड़े पर की जा रही है क्योंकि वो अपने अगले परिचालन के लिए मंजूरी दिए जाने से पहले भारत लौट रहे हैं। एयर इंडिया प्रवक्ता ने बताया कि एयर इंडिया ने बोइंग 787 विमानों में 9 की जांच पूरी कर ली है और शेष 24 विमानों के लिए नियामक द्वारा दी गई समय सीमा के भीतर इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए तैयार हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि इनमें से कुछ की जांच करने में अधिक समय लग सकता है क्योंकि वो लंबी दूरी की उड़ान पर है। DGCA ने कहा कि यात्रियों को किसी भी देरी के बारे में विधिवत सूचित किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि यात्रियों को ये भी सलाह दी है कि वे हवाई अड्डे पर जाने से पहले एयर इंडिया की साइट पर अपनी उड़ानों की स्थिति की जांच करें। विमानन नियामक ने कहा है कि इस व्यवधान से प्रभावित यात्रियों के लिए टिकट रद्द करने या रिफंड या रीशेड्यूल का विकल्प भी दिया जाएगा। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। कहते हैं कि डॉग इज मैन्स बेस्ट फ्रेंड, पर चौबे जी के अस्पताल का बिल हम थोड़े न भर सकते हैं। उस दिन कहने लगे नी रिप्लेसमेंट, 4 लाख का खर्चा आया। अच्छा हुआ हेल्थ इंश्योरेंस था, वरना तुम कंजूसों से मांगना पड़ता। अरे जियो चौबे जी। अच्छा किया इंश्योरेंस लिया। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के जन्मदिन के मौके पर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर को उनके पैरों के सामने रखने के मामले में सियासी पारा गर्म हो गया है। इस पूरे मामले पर बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने लालू प्रसाद यादव पर निशाना साधा है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि लालू यादव के जन्मदिन के दिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान लोकतंत्र को शर्मसार करने वाली घटना है। ऐसा करने के लिए लालू प्रसाद यादव को सार्वजनिक तौर पर माफी मांगनी चाहिए। लालू जी के जन्मदिन के दिन जिस तरह बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब का अपमान हुआ, इससे ज्यादा लोकतंत्र में शर्मसार करने वाला घटना, राजनीतिक तौर पर काला अध्याय राष्ट्रीय जनता दल का प्रतीक
साफ साफ दिखाई देता है। बाबा साहब अंबेडकर का जिस तरह उन्होंने अपमान किया, इसके लिए इनको सार्वजनिक तौर पर माफी मांगना चाहिए। और ये चरित्र दिखाता है कि ये लोकतंत्र के राजा के तौर पर अपने आप को प्रस्तुत करते हैं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कश्मीर के अनंतनाग का दौरा किया। इस दौरान उपराज्यपाल ने पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए स्थानीय निवासी सैयद आदिल हुसैन शाह के परिवार से मुलाकात की। इस दौरान उपराज्यपाल ने मृतक आदिल शाह के परिवार को नियुक्ति पत्र सौंपा। देश भर की अनेक राज्य सरकारों ने इस परिवार ने जो इस आदिल जो बहादुरी दिखाई उसकी सहायता की है। आज उनकी पत्नी को अस्थायी नौकरी, परमानेंट जॉब जो है यहीं अनंतनाग में फिशरीज डिपार्टमेंट में दिया गया है। मैं समझता हूं कि एक इनके लिए प्रशासन का ग्रेटिट्यूड है जो उनको दिया गया है। और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कश्मीर और जम्मू संभाग के कुछ पर्यटन स्थलों को फिर से खोलने का आदेश दिया है, जिन्हें एहतियात के तौर पर पहलगाम हमले के बाद अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया था। पहलगाम मार्केट, वेरीनाग गार्डन, कोकरनाग गार्डन जैसे कई पर्यटन स्थल 17 जून से फिर से खुलेंगे। उपराज्यपाल ने बताया कि अन्य पर्यटक स्थलों को चरणबद्ध तरीके से फिर से खोला जाएगा। उन्होंने पहलगाम में विधायकों, टूर एंड ट्रैवल ऑपरेटर्स, पूनीवाला एसोसिएशन और होटलियर एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल से भी मुलाकात की। एलजी ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया कि पूरी सुरक्षा जांच के बाद अन्य पर्यटन स्थलों से भी प्रतिबंध हटा लिए जाएंगे। सुरक्षा की दृष्टि से 22 अप्रैल के बाद कुछ स्थान पर्यटन के सिक्योरिटी रीजन से बंद किए गए थे। डिविजनल कमिश्नर जम्मू और आईजी कश्मीर ने मिलकर के सभी जिलों से रिपोर्ट लेकर के फेज वाइज फैसला किया है कि कुछ कुछ स्थान हम खोलते जाएंगे। नेक्स्ट फेज में कुछ और स्थान खोले जाएंगे। तो मुझे लगता है कि जो पर्यटक आ रहे हैं, वंदे भारत चलने के बाद एक नया उत्साह लोगों में है। सिक्योरिटी के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। मैं देशवासियों से, जो भी बाबा के भक्त हैं, उनसे अनुरोध करूंगा वो बड़ी संख्या में आवे। हाँ, ये जरूर मेरा आग्रह होगा कि जम्मू से चलते वक्त कन्वॉय में ही आवे, ये मैं सबसे विशेष रूप से अनुरोध करूंगा। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी एआई से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाह, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी। LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ। फ्यूचर सेट है। जीवन में हमें रक्षा करना आना चाहिए। रक्षा अपने आत्मविश्वास की, रक्षा अपने समाज की, रक्षा अपने देश की और रक्षा देश के तटों की। ज्वाइन इंडियन कोस्ट गार्ड। डिप्लोमा होल्डर यांत्रिक के लिए फिजिक्स और मैथ्स के साथ 12th पास स्टूडेंट्स नाविक जनरल ड्यूटी के लिए और 10th पास स्टूडेंट्स नाविक डोमेस्टिक ब्रांच पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो चुका है। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें joinindiancoastguard.cdag.in। कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में। कमाल है। अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और खबर असम के धुबरी जिले से, जहां के हनुमान मंदिर में गोमांस की बरामदगी के मामले में जिला पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस ने कुल 38 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारियां धुबरी सदर, तामारहाट, अगोमनी, गौरीपुर, गोलकगंज, बिलासी पारा, चापर और सपत ग्राम समेत विभिन्न पुलिस थानों से की गई है। रैपिड एक्शन फोर्स के समन्वय में IGP अखिलेश कुमार सिंह के नेतृत्व में धुबरी शहर के विभिन्न हिस्सों में कई ऑपरेशंस चलाए गए। दरअसल असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा ने शुक्रवार को धुबरी के अपने दौरे के समय
पुलिस को अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए थे। उन्होंने अपराधियों को गिरफ्तार करने और अवैध पशु व्यापार में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। मणिपुर में सेना, पुलिस और असम राइफल्स के संयुक्त अभियान को एक बड़ी कामयाबी मिली है। मणिपुर के 5 जिलों के बाहरी इलाकों से विस्फोटक और अन्य हथियार बरामद किए गए हैं। मणिपुर एडीजीपी लहरी दोरजी लाटू ने बताया है कि 13 से 14 जून की मध्यरात्रि में संयुक्त टीमों द्वारा घाटी के 5 जिलों के बाहरी इलाकों में तलाशी अभियान चलाया गया। इस दौरान 151 SLR राइफल्स, 65 इंसास राइफल्स, 73 अन्य प्रकार की राइफलें, 5 कार्बाइन गन, 2 MP5 गन और अन्य सामग्री बरामद की गई। और भारत ने शंघाई सहयोग संगठन के उस बयान से खुद को अलग रखा है जिसमें ईरान पर इजरायली कार्रवाई की निंदा की गई है। भारत ने स्पष्ट किया है कि वो इस संयुक्त बयान से संबंधित SCO चर्चाओं में शामिल नहीं था। विदेश मंत्रालय ने इस बारे में एक बयान जारी कर कहा है कि भारत ने 13 जून को ईरान इजराइल तनाव पर अपनी स्थिति स्पष्ट की थी, जिसमें उसने दोनों पक्षों से तनाव बढ़ाने वाले कदमों से बचने और बातचीत और कूटनीति के जरिए तनाव कम करने का आग्रह किया था। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि भारत अपने इस बयान पर कायम है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने 13 जून को ईरानी विदेश मंत्री से बात की थी और उन्होंने इस मसले पर संयम बरतने की अपील की थी। भारत की समग्र स्थिति को लेकर अन्य SCO सदस्यों को सूचित किया गया था, जिसके आधार पर भारत के प्रतिनिधि ने बीजिंग में हुए SCO के बयान से संबंधित चर्चाओं में हिस्सा नहीं लिया। SCO ने अपने बयान में इजरायली हमलों को ईरान की संप्रभुता का उल्लंघन बताया था। और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत संचालित विशाखापट्टनम में कौशल विकास संस्थान आंध्र प्रदेश के युवाओं के लिए उम्मीद की किरण बनकर उभरा है। आज कौशल विकास संस्थान आंध्र प्रदेश के वंचित युवाओं को मुफ्त व्यावसायिक प्रशिक्षण और प्लेसमेंट सहायता प्रदान करके उनके जीवन को बदल रहा है। हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमरेंद्र गुप्ता के साथ बातचीत के दौरान विशाखापट्टनम के कौशल विकास संस्थान के युवाओं का कहना है कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना उनके जीवन में नया बदलाव लेकर आई है। तो किस तरह से नया बदलाव लेकर आई है, ये आप इस आगामी रिपोर्ट के जरिए देखिए, लेकिन हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। बीते 11 सालों में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना ने न सिर्फ देश के युवाओं की तकदीर बदल दी है, बल्कि उन युवाओं को अपने पैरों पर खड़ा होने का हौसला भी दिया है। कुछ युवा हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के जरिए न सिर्फ अपने हौसलों की उड़ान भरी, बल्कि आज अपने पैरों पर खड़े हैं। मुझे बताइए कि जब आप यहाँ आए थे तो क्या डिसाइड किया था, क्या करना है, कैसे करना है, और आज आप जब कोर्स कर रहे हैं तो किस तरह का विजन लेके कर रहे हैं? जब मैं यहाँ पहली बार आया था तो मुझे कुछ आइडिया नहीं था कि क्या होगा मेरे साथ, कोई जॉब नहीं था, ओनली ITI था मेरे हाथ में। तो बाद में मैंने यहाँ ज्वाइन करने के बाद यहाँ पर सॉफ्ट स्किल्स हो एंड डोमेन ट्रेनिंग सब्जेक्ट में बहुत कुछ सीखने को मिला एंड मुझे आज होप मिला है कि मुझे ज़रूर सफलता मिलेगी लाइफ में। ऐसे भी विद्यार्थी हैं जो हौसले को बुनकर आज अपने पैरों पर खड़े हैं। हम उनसे उनका एक्सपीरियंस जानते हैं। We are all so thankful for this skill development institute. After completion of this course, and we got placed in Tower Digitals near Visakhapatnam, Nauroji Road, with an annual income of 2.5 LPA. एक और विद्यार्थी हैं हमारे साथ, हनुजा, जो इस समय कौशल विद्यालय में अपने हुनर को बुन रही हैं। आप यहाँ क्या कोर्स कर रही हैं और क्या विजन लेकर आई हैं? The professionals here are very much friendly and they are very much helpful. Apart from this, we are also undergoing practical training through VR, and there are also various types of trainings like soft skill training, interviewing training, and personality development training, etc. Everyone comes here with a low knowledge, whereas the faculty will be helping us to get the knowledge of what we are going to achieve after learning the course, and within the course they will also help us to learn our communication skills, and they will also help being प्रोजेक्टिंग आर पर्सनल डेवलपमेंट। जो विद्यार्थी यहाँ आते हैं और यहाँ पढ़ते हैं तो क्या विजन होता है, और जब आप उनकी सक्सेस स्टोरी को देख रहे हैं तो आज कैसे देख? मेन मकसद यही होता है कि कितना लोग आज उनका अपना पैरों पे खड़े हैं और अपना सैलरी उनको मिल रहा है, अपना एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, उसी में हमारा सक्सेस है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कौशल विकास योजनाओं को 11 साल हो गए और ये तस्वीर है आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम की। और लगभग यही तस्वीर आज पूरे देश में है, जब आज देश का युवा न सिर्फ अपने पैरों पर खड़ा है बल्कि अपने हौसलों की नई उड़ान भी भर रहा है। कैमरामैन सौरभ बख्शी के साथ अमरेंद्र गुप्ता, डीडी न्यूज़, विशाखापट्टनम।